तो इसके लिए मैंने कंडक्टिंग शीट ली इनफाइनाइट डायमेंशंस की, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, इस तरह की कोई कंडक्टिंग शीट है। इस पर आपके पास जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, जैसे मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट। इस तरह से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके बाहरी सतह पर भी होगा। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहेगा। तो वही जैसा मैंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो नहीं हो जाती, मतलब इसके भीतर जो है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो जीरो के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लिखे हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे जो है कोई भी यहाँ पर r दूरी पर कोई पॉइंट दे दिया यहाँ से, उस पर हमें तीव्रता हमें कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी निकालनी है r दूरी पर स्थित किसी बिंदु के कारण तीव्रता। वही तीव्रता ये चूंकि हमने जो है कंडक्टिंग प्लेट जो ली है वो इनफाइनाइट डायमेंशन के लिए है, ऊपर इस तरफ भी इनफाइनाइट है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है, ऐसा कुछ है। तो इनफाइनाइट डायमेंशन की हमने इलेक्ट्रिक ये प्लेट ली हुई है, हमें उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r दूरी पर। तो ये पॉइंट जो है वो कहीं मिडिल में कहीं लिया हुआ है हमने। तो मिडिल में लेने का बेनिफिट ये रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास जो है क्षैतिज आएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलवेज शीट के परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन जैसे ही आप किसी भी छोर की तरफ चलेंगे, किसी भी एंड की तरफ चलेंगे, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास क्षैतिज नहीं होगा या इसके परपेंडिकुलर नहीं आएगा शीट के, क्योंकि उस केस में कंपोनेंट निरस्त नहीं हो रहेंगे, कैंसिल आउट नहीं हो रहेंगे। जैसा हम बता चुके हैं पहले, मैंने अभी शीट वाले में एग्जांपल में बताया था, वही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोई भी यहाँ पर कोई एलिमेंट आप लेते हो, इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरफ आता है, तो उतनी ही दूरी पर वैसा ही सिमेट्रिकली अगर मैं एलिमेंट और ले लूँ तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से जाएगा। तो ये इधर और ये इधर, दोनों के जो इधर वाले कंपोनेंट हैं वो तो जुड़ते जाएंगे और ये वाले जो कंपोनेंट हैं वो आपके पास कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो ये आप लॉजिक दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू शीट होगा ड्यू टू ए कंडक्टिंग प्लेट होगा। ठीक है, तो अब निकालने के लिए मैं यहाँ से गुजरने वाला एक जो है गाउसीय सरफेस बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये बना लिया, ये गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहां पर ये इतना एरिया इस सतह की वजह से कट रहा होगा, इसको और आगे बढ़ा लें तो ये आपके पास इस तरह से ये यहाँ पर ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है केवल एक ही सतह को काटा है, दो सतह को नहीं काटा है। आप इसको जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का भी ले सकते हैं। उस केस में इस कंडक्टिंग जो शीट की ये वाली सतह और पीछे वाली सतह के दोनों का आपके पास जो है सतह कटेगी, लेकिन हम तो केवल एक सतह का यहाँ पे काट के चल रहे हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे 2 सतह का ले हो या 1 सतह का, पूरा आर पार ले लो इसको गाउसीय पृष्ठ को, या फिर यहीं तक छोड़ दो लेके, क्योंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पर जा ही नहीं सकती, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इस तरफ ही आएगा, ठीक है। और ये वाला जो दूसरी वाली जो सतह है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आपके पास बनेगा, ऐसा ऐसा हम ये डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये गाउसीय पृष्ठ मैंने बनाई। गाउसीय पृष्ठ, ठीक है, ये हमने बना ली। अब सिलेंड्रिकल हमने लिया, चार्ज जो आएगा वो आपके पास केवल इसमें आएगा, वहाँ कोई चार्ज है नहीं, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज आपके पास केवल इसमें। मान लीजिए ए एरिया है, ए एरिया इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका सिलेंड्रिकल सरफेस का वो ए के बराबर है, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस हमने बनाई है। तो यहाँ पर भी देखें तो 3 सरफेसेस रहेंगी, एक तो ये सरफेस होगी आपके पास, दूसरी जो सरफेस है बेलनाकार पृष्ठ ये आपके पास है एक, और थर्ड ये वाली सतह। 3 सतह हम ले सकते हैं इसमें जो बेलन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा और एरिया वेक्टर भी इस तरफ, यहाँ एंगल जो है थीटा इक्वल टू 0 रहेगा दोनों के बीच में। यहाँ पर कोई भी अगर एरिया एलिमेंट आप लेते हैं तो यहाँ पर ये डी ए इस तरफ होगा जबकि ई इधर आ रहा होगा, तो ये एंगल 90 का रहेगा, फ्लक्स 0। ऐसा कैसा इधर हम देखें तो यहाँ पर चूंकि ई का वैल्यू 0 है तो फ्लक्स भी आपके पास इधर से तो 0 ही होना चाहिए, φ3, ठीक है। तो ये रहेगा कुल फ्लक्स हम निकालें फाइ नेट, तो फाइ नेट होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। चूंकि φ3 आपके पास उस रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 के बराबर आ रही है, तो उस केस में वहाँ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो हमेशा ही 0 होगा, ये वाला टर्म 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये फ्लक्स आप 0 आप ले लेते हैं तो फाइ नेट वो बराबर φ1 हम निकालें तो ई ए कोस 0 प्लस φ3 ऑलरेडी 0, φ2 में आपके पास ई डी ए कोस 90 और प्लस तीसरा 0 है, तो ये दोनों टर्म वैसे 0 हो गई। यहाँ पर जो है वो देखते हैं तो ई ए के बराबर आएगा कुल फ्लक्स, ठीक है। तो ये बाय गॉसेस लॉ तो कुल फ्लक्स हमारा ई ए के बराबर है बाय गॉसेस लॉ, तो कुल फ्लक्स इक्वल टू जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फ्लक्स हो गया ई ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देखते हैं तो क्यू इन, इसमें जो टोटल चार्ज है क्यू इन, तो जो कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर, तो इसमें जो कुल आवेश आएगा वो होगा आपके पास सिग्मा इंटू ए के बराबर क्यू इन, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो इसमें जो आवेश आएगा सिग्मा इंटू ए के बराबर आपके पास चार्ज रहेगा, ठीक है। वैल्यू रखें तो ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, या यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ए से ए चला गया तो ई बराबर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये भी जो है शीट के परपेंडिकुलर होगा किसी भी पॉइंट पर, परपेंडिकुलर टू शीट, परपेंडिकुलर शीट। एंड ऑल्सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कभी भी इस पर आर पर डिपेंड नहीं कर रही है, इस दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इसके कारण। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और वो भी
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र मिलेगा जो कि दूरी पर निर्भर नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखें वैल्यू, तो किसी कंडक्टिंग शीट के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा अभी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जस्ट इन दोनों का इस तरह से सम अगर मैं करता हूँ तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। मतलब इस कंडक्टिंग शीट को मैं दो प्लेन शीट का कॉम्बिनेशन मान सकता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा कि ये मेरे पास मान लीजिए कंडक्टिंग शीट है, तो एक तो इस तरफ ये चार्ज है और एक आपके पास इस तरफ भी चार्ज आएगा, सिग्मा मान लीजिए दोनों तरफ डेंसिटी है, सिग्मा ये सिग्मा, ठीक है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर रहेगा, माना जा सकता है इस तरह से। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, जैसे मान लीजिए पहली सतह हो गई, ये सेकंड वाली सतह है, इधर वाली सतह सेकंड और ये फर्स्ट है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहाँ पर देखें ये सिग्मा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ E1 और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरफ आएगी E2। तो E1 और E2 का जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं, एक प्लेन शीट मान सकते हैं इसको, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P पॉइंट पर वो आएगा आपके पास E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी कंडक्टिंग शीट को जो है मैं दो पतली शीट का संयोजन माना जा सकता है, जिसमें प्रत्येक के कारण जो तीव्रता है वो आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस होगी एट एनी पॉइंट, और किसी भी पॉइंट पर जो है इनका सबका अलजेब्रिक सम, सॉरी वेक्टर सम हम करेंगे, सदिश योग करेंगे। इसमें हमने एंड इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया हुआ, क्योंकि एंड इफेक्ट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर नहीं आती है। जैसा हम बता रहे थे कि यहाँ पर इसके एक सिरे के सामने अगर मैं पॉइंट लूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है परपेंडिकुलर नहीं आएगा, वो आपके जो है एक सर्टेन एंगल पर बनेगा, ठीक है। तो एंड इफेक्ट को हमने जो है सीमांत जो प्रभाव है उसको हमने नगण्य मानते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सदैव परपेंडिकुलर यहाँ पर ली है, और उसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी कंडक्टिंग शीट के कारण जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन के बराबर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और तथा इस चालक शीट को हम जो है दो पतली शीटों का संयोजन मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र है, वो आपके दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक। हाँ, तो नेक्स्ट जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालें ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल शेल। किसी खोखले गोले के कारण, किसी खोखले आवेशित गोले के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो वो हम थर्ड इस पार्ट में लेंगे। फोर्थ पार्ट स्फेरिकल शेल, खोखला गोला। स्फेरिकल शेल मतलब अंदर से खोखला होगा, जो भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आप यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक समान रूप से आवेश का वितरण करेंगे उसके सतह पर, ये रहेगा। अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं, क्योंकि मीडियम नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म करना है। सेम ऐसे का ऐसा जो है आप किसी अगर मान लीजिए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लें, मान लीजिए आपने ठोस चालक गोला ले लिया और उसको भी आप आवेश दे रहे हैं, तो आवेश दे रहे हैं तो वो आवेश भी अंतिम अवस्था में उसके बाह्य सतह पर ही आएगा, ठीक है। अंदर कोई आवेश टिकेगा नहीं, मतलब वो भी जस्ट केस आपके पास बनेगा, वो आपके खोखले गोले के समान ही केस बनेगा। तो खोखला गोला हो, एक समान आवेशित खोखला गोला, या फिर जो है आपके कोई चालक ठोस गोला, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र के तीव्रताओं के जो वैल्यूज रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि चालक गोले के भीतर भी आवेश नहीं आएगा, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी आवेश जो है टोटल 0 रहेगा, तो उसी मतलब वो एक खोखले गोले की तरह ही बिहेव करेगा, बिल्कुल चार्ज जो है उसके बाह्य सतह पर ही रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों का व्यवहार एक ही है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इनसाइड द स्फीयर
गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, एक गोला है, एक स्फीयर हुआ, और उस पर जो है चार्ज आपके पास एक समान रूप से वितरित है। ऐसे आर रेडियस का है, कैपिटल आर। हमें अंदर निकालना तीव्रता, तो स्मॉल आर मान लीजिए केंद्र से दूरी है उस बिंदु की जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो स्मॉल आर का वैल्यू जो है वो कैपिटल आर से छोटा होगा। ठीक है, जैसे ये ओ पॉइंट है, तो इसके भीतर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मान लीजिए आर दूरी पर ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सिमेट्रिकल कंडीशन बनाने के लिए, सममिति बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से आर त्रिज्या का जो है मैंने एक स्फीयर बना लिया, आर त्रिज्या का एक गोला बनाया। ठीक है, ये गाउसीय पृष्ठ हमने ले लिया। गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। वही आप जो है किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें, मान लीजिए सिमेट्री लगाएं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपके पास इस तरह से ही आएगी, सतह के लंबवत, और एरिया वेक्टर भी इसी तरह से आएगा। मतलब ई और डी ए के बीच में जो एंगल रहेगा वो 0 के बराबर आएगा। मतलब आप कुल फ्लक्स निकालें तो फाई नेट आप देखते हैं तो वो होगा ई डी ए कोस 0 के बराबर इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, कोस 0 इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो यहाँ पर इसको ई इन ले लेते हैं अंदर के पॉइंट के लिए। ई इन बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट होगा डी ए का इंटीग्रेशन, और डी ए का लिमिट लगेगा 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो गोले का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि फाई नेट इक्वल टू ई इन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर ये रहेगा। ठीक, गाउस का नियम लगाएं बाय गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, नेट फ्लक्स फाई नेट इक्वल टू होता है आपके पास क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हमने जो भी गाउसीय पृष्ठ बनाया हुआ है, जो गॉसियन सरफेस बनाई है, उसके भीतर चार्ज 0 है। चाहे आप इसको ठोस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हो, ठोस चालक गोला ले रहे हो, या खोखला गोला। ठोस चालक गोला होगा तो भी सारा आवेश उसके बाह्य सतह पर ही आएगा, अंदर चार्ज नहीं रहेगा, तो वो भी उसमें भी क्यू इन का जो वैल्यू रहेगा वो 0 के बराबर रहेगा। मतलब ये चीज़ 0 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ई इन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 0 के बराबर। क्योंकि ये वाला देखो, यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। 4 पाई आर स्क्वायर आपके 0 हो नहीं सकता, क्योंकि आर रेडियस का गोला, उसका तो आपके क्षेत्रफल होगा ही होगा, सरफेस एरिया होगा ही होगा। तो ई इन क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अगर ये पूरा 0 बन रहा है तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा। मतलब किसी भी गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर लिए गए भीतर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 होती है केंद्र पर। ठीक है, तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है ऑलवेज 0, और केंद्र पर हम निकालें, सेंटर पर अगर निकालें तो सेंटर पर भी 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास इनसाइड द स्फीयर का केस, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 आएगी। इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो आता है हमारे आउटसाइड द स्फीयर।
आउटसाइड द स्फीयर, बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लीजिए, तो उस केस में आर जो है वो आपके बड़ा होगा कैपिटल आर से, मतलब विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए मैंने स्मॉल आर ले लिया, ये आपके पास स्मॉल आर गाउसी पृष्ठ में बना लेता हूँ। ये आर रेडियस की मैंने जो है गाउसी पृष्ठ बनाया, गॉसियन सरफेस मैंने बनाया आर रेडियस का। गॉसियन सरफेस, सारा चार्ज इसके अंदर है, टोटल चार्ज हमने यहाँ पर मान लीजिए क्यू आपने लिए रखा है, तो क्यू चार्ज है, तो वही इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स हम लेते हैं। तो देखिए किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट लूँ, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो आपके पास इस तरह से आएगी, ई, और एरिया वेक्टर आपके पास ऐसे आएगा, मतलब थीटा इक्वल टू 0 का केस बन रहा होगा यहाँ पर। तो ई और डी ए, ई आपके पास प्रत्येक बिंदु पर समान आएगा परिमाण में, और ई और डी ए के बीच में जो एंगल है, चाहे आप जो है यहाँ पर कोई भी मान लीजिए एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ले लूँ, तो यहाँ पर तो इस जगह पर ई आपके पास इधर आएगा और डी ए इधर, तो ये एंगल आपके थीटा इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स निकाला जाए तो ई आउट इंटू डी ए, यहाँ पर ई आउट इंटू डी ए, और डी ए का जो लिमिट लगेगा वो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाई नेट जो है वो आएगा ई आउट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नेट फ्लक्स ये आ गया हमारे पास, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग फाई नेट बराबर होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन का जो वैल्यू है यहाँ पर वो होगा आपके पास इसके भीतर कुल आवेश, इसके अंदर कुल आवेश, तो वो क्यू है, लाल वाले गोले के भीतर कुल आवेश, तो क्यू मतलब यहाँ से आता है मेरे पास कि इसको सोल्व करा जाए, ई आउट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, या ई आउट बनता है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, यह आपके पास आता है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर के किसी बिंदु पर वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ई आउट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसे से आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इंटेंसिटी आपके घटती जाएगी, तीव्रता घटती जाएगी, ठीक है। इसके बाद में सतह पर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर की सरफेस पर, तो ये गॉसियन पृष्ठ आपके पास यहाँ से गुजरेगी फिर इसकी सतह से, या फिर सीधा सा ये कर सकते हैं कि आर की वैल्यू अगर आप कैपिटल आर ले लो, आर इक्वल टू कैपिटल आर ले लें, तो फिर उस केस में जो है इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं। तो ई आर बराबर कैपिटल आर रखते हैं तो सरफेस पर, तो अभी था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास, या सीधा सा यूँ बोल सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये आपके सरफेस पर इंटेंसिटी ये रहेगी, ठीक है। हाँ, तो सतह पर जो है इंटेंसिटी जो रहेगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर आपके इंटेंसिटी आएगी। मतलब किसी भी स्फेरिकल शेल के कारण, खोखले गोले के कारण, उसके भीतर, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, बाहर
के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर और सतह पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर हम जो है यहाँ पर इंटेंसिटी का ग्राफ देखें दूरी के साथ में, तो दूरी के साथ में इंटेंसिटी का ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, ये आर और ये ई, तो यहाँ पर मान लीजिए आर बराबर आर है, आर ग्रेटर देन आर के लिए ये और आर लेस देन कैपिटल आर के लिए ये। तो पहले तो ग्राफ जो है जब तक ये अंदर का पॉइंट रहेगा जब तक तो इंटेंसिटी 0 के बराबर ऐसे, फिर सतह पर अधिकतम होगी एंड देन फिर 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग घटने लगेगी। तो ई आउट ये 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो भी सतह पर जो होती है, सरफेस पर जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम रहती है, ठीक है, उसके बाद में वापस घटना है। तो ये इस तरह का जो है इसका परिवर्तन का ग्राफ रहेगा। ई का आर के साथ में जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। आर जो है वो इसके कैन से दूरी है, इसके सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यही सारे रिजल्ट जो है हम किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर, किसी भी चालक ठोस गोले के कारण भी लगा सकते हैं, क्योंकि चालक ठोस गोले का व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपके चालक ठोस गोले के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एक समान आवेशित किसी कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान आवेशित किसी कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ये हमें आज निकालना है इसमें, ठीक है। तो देखिए कुचालक गोला है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे। जो भी चार्ज आप यहाँ पर रखेंगे वो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सॉरी, जो भी चार्ज आप रखेंगे वो चार्ज वहीं स्टे करेगा। मतलब आपको एक समान रूप से आवेश का वितरण करना है तो आपका ही एफर्ट रहेगा, आप ही उसको जो है जमाओगे चार्ज को, कि इस तरह से जमाओगे कि उसके एकांक आयतन में जो है आवेश की मात्रा समान आए, यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का वैल्यू है वो समान आए, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब कुचालक गोला है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे। जहाँ पे भी आप चार्ज ले जाकर रखेंगे, कोई भी आप बिंदु आवेश ले जाकर रखते हैं किसी भी जगह इसके आयतन में, तो वो मूव नहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। तो आपको ही एफर्ट लगा के यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ताकि उसके एकांक आयतन में आवेश का जो मान है, जो चार्ज का वैल्यू है पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपके पास सेम बना रहे हर जगह। तो जैसे पहला इसमें लेते हैं, अच्छा इसमें सबसे पहले ले लें कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, ये आपके पास है कोई भी कुचालक गोला, आर रेडियस का मैं मान लेता हूँ इसको, ये रेडियस आर है, और रो आपके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, मतलब आयतनीय आवेश घनत्व है, एकांक आयतन में जो आवेश का मान है वो आपके रो के बराबर है। तो अगर रो मेरे पास क्यू मतलब टोटल आवेश क्यू अगर वितरित है इसमें,
इसमें इसके आयतन में जो है कुल आवेश अगर Q के बराबर वितरित है तो रो का जो मान होगा वो होगा हमारे पास Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, या Q इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, ये भी आप लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें पहले ही पता कर लेनी है। अब लेते हैं इनसाइड द स्फीयर, पहला पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे कैन से जो है r दूरी पर कोई ऐसा एक पॉइंट ले लेते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, जैसे यहाँ पर ये r डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम वही करते हैं कि स्मॉल r रेडियस का एक गोला बना लें, एक स्फीयर ड्रॉ कर लें। स्मॉल r रेडियस का, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस हो गई। ठीक है, अच्छा, इस गॉसियन सरफेस में किसी भी पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी निकालें तो सिंस चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो ये मान सकते हैं कि E ये होगा एंड डी ए, थीटा इक्वल टू 0 का केस हो। ये कोई अदर पॉइंट लें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया तो इसके कारण ये E और ये डी ए, थीटा इक्वल टू 0 का केस हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस गाउसीय पृष्ठ से कुल फ्लक्स अगर मैं निकालूं तो टोटल फ्लक्स गाउसियन सरफेस से, तो वो क्या होगा E इंटू, ई को E इन ले लेते हैं एक बार हम, E इन इंटू डी ए इंटू कोस 0 का इंटीग्रेशन। चूँकि इसका प्रत्येक पॉइंट जो है, इसके हर पॉइंट, ईच पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट O, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, इसलिए वैल्यू जो है E की सेम रहेगी। मतलब मैं यहाँ पर E इनको बाहर ले सकते हैं, dA का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और dA का इंटीग्रेशन की जो लिमिट रहेगी 0 से 4 पाई r स्क्वायर की जो लिमिट है वो आपके पास आएगी। ठीक है, इसको हम फाई नेट निकालें तो फाई नेट मेरे पास रहेगा E इन इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास रहा। अब हमें जो है गॉस का नियम लगाना है, गाउस का नियम बाय गॉसेस लॉ। क्योंकि नेट फ्लक्स इक्वल टू होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फ्लक्स हो गया मेरे पास E इन इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q इन। Q इन यहाँ पर सोल्व करें तो इसके अंदर जो भी चार्ज है वो हम रखेंगे, तो Q इन भी निकाल लें एक बार कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे Q इन। हमारे पास Q चार्ज है वो 4/3 पाई r क्यूब में, जो टोटल चार्ज है वो Q के बराबर है। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में, इकाई आयतन में चार्ज कितना हो गया 3Q या 4Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ये होगा आपके पास इकाई आयतन में आवेश, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज। हमारे पास इसके भीतर हमें चार्ज निकालना है, तो इसके भीतर का कुल आयतन अगर हम देखें तो वो होगा 4/3 पाई r क्यूब के बराबर, और ये वैल्यूज यहाँ पर रखें तो Q अपॉन 4 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये हम सोल्व करते हैं
तो ये वाली टर्म इससे गई, तो यहाँ से क्यू इन मेरे पास मिल जाता है, क्यू इन होगा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आपके पास रहेगा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब के बराबर जो है कुल चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर क्यू इन का वैल्यू यहाँ से रख दें, तो ये रहेगा क्यू आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब के बराबर। और इसको आप सोल्व करते हैं तो कि आर क्यूब से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ई इन वो बनता है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर के बराबर। या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ के क्यू, ये वैल्यू के की है तो के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी अंदर आर के समानुपाती आएगी, आर के प्रोपोर्शनल आएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्मॉल आर के बढ़ने के साथ में बढ़ता जाएगा प्रोपोर्शनली। केंद्र पर क्या होना चाहिए आर का वैल्यू, केंद्र पर हम निकालें तो स्मॉल आर की वैल्यू जो है स्मॉल आर की वैल्यू 0 बनेगी, स्मॉल आर की वैल्यू 0 बनेगी तो केंद्र पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी फॉर दिस टाइप ऑफ स्फीयर विल बी 0। मतलब इस तरह के स्फीयर के लिए केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो 0 के बराबर बनेगी, क्योंकि स्मॉल आर 0 है, स्मॉल आर 0 है तो वहाँ वैल्यू रखा हो। तो समानुपाती रूप से, मतलब यहाँ से हम इस तरफ चल रहे हैं तो समानुपाती रूप से तीव्रता बढ़ती जाएगी, यहाँ पर तीव्रता आपके पास मैक्सिमम आएगी सतह पर, और कितनी होगी वो भी हम निकाल लेंगे अभी। तो ये आपके पास रहेगा। दूसरा जो आता है एट द सरफेस सतह पर। अच्छा हाँ, इसको हम जो है ई इनको एक बार जो है मैं उस फॉर्म में भी लिख दूं, सिग्मा के फॉर्म में। तो देखिए ये था मेरे पास ई इन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। क्यू का वैल्यू जो है ये था हमारे पास ई इन, क्यू का वैल्यू ऊपर से रख देते हैं तो सिग्मा फॉर्म में हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मैं आर को यहाँ रख रहा हूँ इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो भी टर्म यहाँ पे कट रहा है वो काट दें, तो देखिए ये वाला टर्म जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा। मतलब इसके भीतर का कोई भी पॉइंट हुआ तो उस पर ई इन वो बराबर आना चाहिए रो आर 4/3 आर क्यूब एप्सिलॉन, ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बाहर के मतलब अंदर के किसी पॉइंट पर रो के पदों में ये रहेगा आपका वैल्यू। ठीक है, केंद्र पर निकालने के लिए वही स्मॉल आर की वैल्यू 0 रखोगे, केंद्र पर 0 के बराबर आएगा। इसके बाद में सरफेस पर, तो सरफेस पर निकालने के लिए स्मॉल आर का जो वैल्यू हो जाना चाहिए फिर उस केस में वो होगा आपके पास कैपिटल आर के बराबर। स्मॉल आर का वैल्यू हम कैपिटल आर के बराबर लेके चलेंगे अगर मुझे सतह पर निकालना है। हाँ, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर और वो वैल्यू आप रखते हो तो सरफेस पर जो होगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। और ये सोल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। या रो के पदों में देखें तो रो के पदों में
रो के पदों में। तो देखो के, अच्छा कैपिटल क्यू का जो वैल्यू है वो रख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक है। और ये था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू, और ये आर स्क्वायर। मतलब यहाँ से आप सोल्व करते हैं तो 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, तो ये होगा आपके पास आर रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस पर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, हमने अभी ई इन किया था, ई इन आपके पास था के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यू। रो के पदों में अगर मैं जो है क्यू का वैल्यू रख दूं तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन आर क्यूब इंटू ये होगा हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आएगा यहाँ पे। तो कैपिटल क्यू आवेश जो है वो पूरे आर त्रिज्या के गोले में वितरित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आना चाहिए वो आपके पास ये आएगा, और ये थोड़ा सा हमने वहाँ मिस्टेक हो गई थी, 4 पाई से 4 पाई चला गया, आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, मतलब रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास जो है अंदर के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी आएगी। सतह पर निकालेंगे, आर का वैल्यू आप कैपिटल आर रख दीजिए तो उससे आपके पास आ जाएगा, तो ये रहेगा अंदर के पॉइंट पे, ठीक है। ये आपके पास जो है सतह। अच्छा यहाँ पे 3 और है, 3 एप्सिलॉन। इसके बाद में आता है आउटसाइड द स्फीयर, थर्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो गोले के बाहर, तो गोले के बाहर जैसे मुझे मान लीजिए आर दूरी पर निकालना है, यहाँ से ये पॉइंट दिया हुआ है स्मॉल आर दूरी पर, अगर आप कैलकुलेट करना है तो यहाँ से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ हम लेते हैं, ये वही आर रेडियस का है, ठीक है। तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप जैसे मान लो यहाँ पर आप लेते हैं तो ये ई का वैल्यू और डी एंगल आपके पास थीटा इक्वल टू 0 ही आना है सदैव, ठीक है। तो जो है कुल फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो कुल फ्लक्स निकाला जाए इसमें, तो कुल फ्लक्स फाई नेट इक्वल टू ई आउट बोल देते हैं इंटू डी ए इंटू कोस 0 का इंटीग्रेशन, मतलब ई आउट डी ए 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, या ये सोल्व कर लें ई आउट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, ये आपके पास रहेगा फाई नेट। तो गॉसेस लॉ लगा दें, तो बाय गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, तो देखिए यहाँ पर फाई नेट वो बराबर होगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। फाई नेट हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया, ई आउट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर वो बराबर क्यू इन, टोटल चार्ज अगर हम देखें इस गॉसियन सरफेस में तो वो टोटल ये है पूरा कैपिटल क्यू के बराबर। तो कैपिटल क्यू इन जो है वो टोटल कैपिटल क्यू के बराबर ही है इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। यहाँ से ई आउट आप देख सकते हैं वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर के बराबर। और ये आप सोल्व करेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा ये आउट। तेजी से जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती जाएगी,
और इन टर्म्स ऑफ हम रो वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो ई आउट बराबर 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, और ये होगा रो इंटू 4/3π आर क्यूब कैपिटल में। और ये सोल्व करते हैं तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, इसको आप सोल्व करोगे रो आर क्यूब अपॉन 3ε0 इंटू आर का स्क्वायर, ये बनेगा। तो बाहर के किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो इतनी आएगी, ठीक है। तो इसको जो है अंदर के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई। अंदर के किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपके पास समानुपाती स्मॉल आर आएगी, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आएगी, सरफेस पर मैक्सिमम आएगी, एंड देन फिर जो है 1 बाहर के किसी भी पॉइंट पर 1/r स्क्वायर के समानुपाती रहेगी। 1/r स्क्वायर के समानुपाती मतलब r बढ़ेगा तो उस हिसाब से इंटेंसिटी जो है तेजी से घटेगी। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ आपके पास इस तरह से आएगा। इंटेंसिटी ये कैन से दूरी, सेंटर से डिस्टेंस हमने स्मॉल आर ली, आर बराबर कैपिटल आर, मान लीजिए ये पॉइंट है कैपिटल आर का, आर लेस देन कैपिटल आर और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का ग्राफ ये। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो अंदर के पॉइंट पर समानुपाती रूप से बढ़ रही है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। यहाँ पर मैक्सिमम होगा सतह पर और फिर इनवर्सली स्क्वायर के अनुसार घटने लगे। तो ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ई इन समानुपाती स्मॉल आर के, और सतह पर ये जो है KQ/r स्क्वायर के। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये ग्राफ रहेगा आपका, ठीक है। तो ये ग्राफ का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब इसके बाद में आता है आपके कंडक्टर्स, चालक।